आदरणीय डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता जी, भाई कपिल भारद्वाज जी, आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार थुआ जी, आदरणीय डॉक्टर सुरेश कुमार जी और अन्य जुड़े साथियों, हमारी इस वेबिनार श्रृंखला में या कहूँ कि चर्चा परिचर्चा की श्रृंखला में मैं शैलेंद्र सिंह दूहन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस तरह के आयोजन लगभग 10 से 12-15 दिन में करते रहते हैं और इस श्रृंखला का ये 7वां-8वां कार्यक्रम है। हमने पहले गोष्ठियाँ करी थी और उसके बाद वेबिनार करने लग गए। धीरे धीरे वेबिनारों में अलग अलग विषयों को हम लेने की कोशिश करते हैं। आज हम विकलांगता विमर्श पर बात करेंगे। आज की जो चर्चा परिचर्चा रहेगी उसके मुख्य वक्ता आदरणीय हमारे छोटे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, भाई दीपक गुप्ता जी। आपने आईआईटी दिल्ली से डॉक्टरेट किया है और इंग्लिश साहित्य में आपकी बखूबी पकड़ है और डिसेबिलिटी पर आपका काम है, तो आप आज मुख्य वक्ता रहेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार थुआ जी हैं। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेज में प्रोफेसर हैं और आपकी भी विकलांगता के जीवन के संबंध में जीवन जीने की शैली है, उस संदर्भ में बड़ी पकड़ है और आप अस्थिबाधित हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं, आप सिरसा से हैं और आप टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। आपका भी बहुत जिंदा अनुभव है और ऐसे अनुभव यकीनी रूप से समाज के लिए, हम सब के लिए शायद कुछ ऐसा दे जाएं जो सच्चा सा अनुभव करवाता हो, सकारात्मकता का द्योतक हो। तो आप भी अस्थिबाधित हैं। भाई कपिल भारद्वाज जी हैं, आपकी साहित्य में बहुत गहरी पकड़ है। आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित है, दूसरा काव्य संग्रह प्रस्तावित है, कई आर्टिकल्स आपके प्रकाशित हैं। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्कॉलर हैं और वाइवा हो चुका है, में भी वाइवा हो चुका है और आप जो है आपकी डॉक्टरेट भी होने वाली है। हिंदी साहित्य में गांधी जी पर और अंबेडकर जी पर आपका काम है। और जो जुड़े साथी हैं मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। एक बार कपिल जी आप साथियों के नाम ले लीजिए जो जिनको मैं नहीं जान पा रहा हूं, एक बार आप बता दीजिए थोड़ा देख करके। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हिंदी व्याख्याता हूं ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली में और विजुअली चैलेंज हूं। तो हमने कोशिश करी है कि विकलांगता विमर्श पर एक खुली चर्चा हो सके, सही ढंग से बात हो सके और इसी प्रयास में भाई दीपक कुमार गुप्ता जी हमारे आज मुख्य वक्ता रहेंगे। तो एक बार कपिल जी नाम देख लीजिए, आप पढ़ दीजिए जो मित्रगण जुड़े हैं हमसे इस कार्यक्रम में, एक बार नाम पढ़ दीजिए आप जी। हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे अध्येता गौरव जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा अनुभव है ये भी कि ये कार्यक्रम में जब जुड़े हैं तो लाइब्रेरी में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बैठकर इन्होंने हमको ज्वाइन किया है। तो इनका भी हार्दिक स्वागत रहता है। हमेशा कार्यक्रमों में जुड़ते रहते हैं और बहुत अच्छे स्कॉलर्स के रूप में ये अपनी पहचान बना रहे हैं। इसके अलावा अमित जी हैं और शिप्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, श्रेयांश, मनीष, सरिता जी हमसे जुड़ी हुई हैं। ये मैं इनसे परिचित नहीं हूँ। अगर ये बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो इनका परिचय भी जरूर हम करवाएंगे जब मुख्य वक्ता का अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जब बाकी लोग अपनी बात रखेंगे तो वो अपना सब परिचय भी साथ में दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी शैलेंद्र जी। बिना किसी औपचारिकता के मैं आदरणीय मेरे छोटे भाई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता दीपक गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। सर आप आइए और अपने वक्तव्य को आरंभ कीजिए, चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाइए। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर। और यहाँ पे बहुत जाने माने हमारे स्कॉलर्स हैं। यहाँ पे मेरे बड़े
भी हैं अब, और आप सभी के समक्ष मुझे ये अवसर मिला है कुछ कहने का, तो ये मेरा सौभाग्य है। और कुछ नए मित्र भी जुड़े हैं आज, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ कनिष्ठ हैं, तो सबका स्वागत है। और आज हम कोशिश करेंगे कि जितने आसानी से और जितने आसान भाषा में हम समझ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे। वैसे इंग्लिश में बहुत डिस्कशंस होते हैं, टॉक्स होती हैं, मैंने खुद दी हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन जो आम जन की भाषा है, जो हम समझते हैं, उसमें विकलांगता विमर्श पे बात करना मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी पहल है। और आप लोगों ने चुना कि हिंदी में बात करते हैं, ये अपने आप में नई और बड़ी सागर्भित पहल है। तो बिना देर किए बात शुरू करते हैं। आज हमारे पास 3 पोएम्स हैं, 3 कविताएं हमने ली। उस पर बात शुरुआत करने के लिए रघुवीर सहाय, जो कि बड़े जाने माने कवि रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं हिंदी साहित्य में, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक कविता लिखी, कैमरे में बंद अपाहिज। उसके साथ साथ एक जॉन मिल्टन, इंग्लिश डिपार्टमेंट में उनको पढ़ना ही होता है, उन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट, इंग्लिश में सबसे पहला महाकाव्य है, ओरिजिनली लिखा गया। उनकी एक सोनेट है ऑन ब्लाइंडनेस, उसका जिक्र करेंगे। और में हम गॉडफ्री सैक्स, एक अमेरिकन पोएट हुए 19th सेंचुरी में, उन्होंने एक कविता लिखी, ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। दरअसल ये कविता अमेरिका में तो लिखी गई, लेकिन बात इंडियन पैराबल जो है, 6 ब्लाइंड लोग और एक हाथी की कहानी है, जिसका जिक्र हर जगह आता है, हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म सब में प्रयोग होता है, उस पे भी चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि इन तीनों में क्या कोऑर्डिनेशन है। हम इन तीनों में एक कॉमन चीज पाएंगे, ये तीनों ही विकलांगता विमर्श से जुड़ी हुई बातें हैं। स्पेशली ब्लाइंडनेस, दृष्टिबाधिता का इनपुट है यहाँ पे। और कुछ लोग हमारे साथ शायद जुड़े होंगे जिनको थोड़ी सी इंग्लिश भी बीच में हो, 2-4 लफ्ज रहे तो आसानी पड़ती है, तो हम कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हो जाए कि आसानी से बात पहुंचे कुछ नए साथियों को साथ। तो जो दृष्टिबाधिता है, ब्लाइंडनेस है, विकलांगता है, दरअसल उसको देखने के 2-3 नजरिया रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक कर्म सिद्धांत के तौर पे देखा जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल होता है, पर उसके अलग अलग व्याख्याएं भी हैं। कुछ कहते हैं कि ये पास्ट में ही फिक्स है, कुछ कहते हैं कि नहीं, हम जो अभी कर रहे हैं वो आगे होता है। परंतु इन सब में एक बात तय है कि दृष्टिबाधिता का एक समझ नहीं है, विकलांगता का एक रूप नहीं है। जो वेस्ट में विकलांग व्यक्ति है और जो ईस्ट में विकलांग व्यक्ति है, दोनों की समस्याएं अलग है, दोनों की स्थितियां अलग है। परंतु साहित्य कैसे दिखाता है विकलांगता को? ये साहित्य जो है हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी सोच, हमारे विचारधारा को बताता है। और दरअसल ये जो कविताएं हैं, ये कविताएं दृष्टिबाधित जन की बात, उनकी दृष्टिकोण को बताने से ज्यादा जो सकलांग वर्ग है, यानी जो नॉन डिसेबल कम्युनिटी है, उनकी सोच, उनके जो परसेप्शंस हैं, बायसेस हैं, अजम्पशंस हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनको ज्यादा दिखाते हैं। तो हम इन कविताओं के जरिए हम ये समझेंगे कि समाज और देश, संस्कृति विकलांगता को कैसे समझता है, जिससे कि हम दृष्टिबाधित जन, विकलांग जन प्रभावित होते हैं सबसे ज्यादा। ये परसेप्शंस हैं, ये अवधारणाएं हैं जो हमारी क्रिएट करती हैं जिंदगी। हम ये देखेंगे कि ये कविताएं दरअसल इनोसेंट पोएम्स नहीं है। ये हमारे समाज और हमारी संस्कृति कैसे है, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, वो ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। दरअसल हमारे जो विकलांग समाज है, हमारी जो समस्या है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित हुई है। तो आइए पहली जो कविता हम लोग के पास है, हम जिक्र करते हैं रघुवीर सहाय से। उन्होंने एक कविता लिखी,
कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज जो है, ये एक मीडिया का पर्सपेक्टिव ले आता है। हम इमेजिन करें कि एक मीडिया पर्सन है, वो अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और टेलीविजन पे कविता शुरू ही होती है कि हम दूरदर्शन पे बैठेंगे, हम सबल लोग और एक अपंग, एक अपाहिज को ले आएंगे और वहां पे कमरे में बैठा के उनसे सवाल करेंगे। कैसे कैसे सवाल करेंगे? उनसे सवाल ऐसे ऐसे होते हैं कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपको तो अपाहिज होना दुख देता होगा। उन पे कैमरा फोकस होता है। उसके बाद उनसे और सवाल पूछे जाते हैं। उस दृष्टिबाधित व्यक्ति को बैठा दिया जाता है स्टूडियो में और जो कैमरा मैन है वो फोकस करता है आंखों पर और जो मीडिया पर्सन है वो सवाल पूछते हैं। और ये बताइए, आपको तो बहुत दुख होता होगा अपाहिज होने से, आप क्यों अपाहिज हैं? अब ये देखिए कैसे कैसे सवाल है, आप उस पे गौर करिएगा। कैमरा पे आंख को फोकस किया जाता है ताकि जो ऑडियंस है वो देखे कि कितना बेचारा है ये विकलांग व्यक्ति। उसके बाद ये कहा जाता है कि सब आप जल्दी से बताइए, आप अपना दर्द बताइए। और कोई व्यक्ति जो विकलांग है वो अपने दर्द को इस तरह बाजारी तरीके से कैसे समझा सकता है, और वो उसका दर्द क्या है वो भी मीडिया पर्सन फिर बताते हैं कि अच्छा आप ऐसे दुखी हैं, आपको कैसा लगता है, ऐसा लगता है, इशारे से खुद ही बताते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ऑडियंस की बात होती है कि आप देखिए एक व्यक्ति कैसे ये व्यक्ति दर्द में है और हम एक सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप लोग भी इनके साथ सिंपैथी दिखाइए, सहानुभूति दिखाइए। और मोटिव ये है कि वो अंत में विकलांग व्यक्ति, वो अपाहिज व्यक्ति रो ही दे। सवाल पूछ के रुला देना है और उससे क्या फायदा होगा? टीआरपी बढ़ेगी और जो ऑडियंस है, ऑडियंस भी रोए। ये जो कविता है एंड होती है, खत्म होती है कि आप देख रहे थे सामाजिक सरोकार से भरा ये कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार है, सामाजिकता का कार्यक्रम है। अब ये जो मेंटालिटी है मीडिया का, दरअसल ये मीडिया का सेटिंग जरूर है यहाँ पे, लेकिन ये आम जो जीवन है हमारे आसपास, ये दर्शन कैमरामैन हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये विकलांगजन के आज और पहले भी रोजमर्रा की ये जिंदगी है। हमारे आसपास कैमरामैन हमारे ओर ही नजर रहती है उनकी। वो देखते हैं ये व्यक्ति कैसे चल रहा है, स्टिक चलाता है, ये कैसे पढ़ता है, क्या करता है, और फिर सवाल भी हमारे पास ऐसे ही आते हैं। इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय हमें जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो सोच है, जो अवधारणा है विकलांगता के प्रति, उसको उन्होंने पूरी तरह से दिखा दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक विकलांग व्यक्ति को पहली बात समझा जाता है बेचारा, दूसरी चीज वो वस्तु, वो कमोडिफाइड हो जाता है, ऑब्जेक्टिफाई हो जाती है उसकी चीजें, इसलिए ताकि मीडिया में उसको गेन मिले, मसाला मिले दरअसल। तो ये मसाला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कविता में दिखाया कि कैसे एक विकलांग व्यक्ति को बुला के अपनी टीआरपी के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए, गेन्स के लिए आप उसकी डिसेबिलिटी को यूज कर रहे हैं। और ये हम लोग आसपास भी देखते हैं। ये जरूर इस कविता में दिखाया जा रहा है कि एक कैमरा है और ये कैमरामैन है, जर्नलिस्ट है, लेकिन ये कहानी रोजमर्रा की है, ये हमारे आसपास में घटित होती। तो इससे ये निकल के आता है, दो तीन चीजें निकल के आती है इस कविता से। एक तो विकलांग जन सिंपथी, दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपथी, उनको जो है सिंपथी ही चाहिए ऐसा मान लिया गया है, जैसे वो बराबरी की जिंदगी जी नहीं सकते। 2, डिसेबिलिटी इज अ ट्रेजेडी, ये मान लिया गया है कि विकलांगता एक बहुत बड़ा अभिशाप है, त्रासदी है, इट इज अ ट्रेजेडी। एंड थर्ड, देयरफॉर द डिसेबल्ड पर्सन इज बेचारा। बेचारा जैसा शब्द का इंग्लिश भी नहीं मिलता है। सो वल्नरेबल कि उस पे पीटी किया जाए। नाउ थ्रू दिस व्हाट इज हैपनिंग, इसके जरिए होता क्या है? अ डिसेबल्ड पर्सन गेट्स एलिएनेटेड, हमारे को अलग थलग कर दिया जाता है समाज से।
जब हमें बेचारा समझ लिया, जब ऑडियंस हमें देखेगी कि ये बहुत बेचारा है, तो कभी ये अपना नहीं मान सकती। वो ये मानेंगे इनको कुछ कर दो, हेल्प कर दो। लेकिन उनको प्रोडक्टिव सिटीजन, उनको एक समाज का ऐसा व्यक्ति जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है, समाज के उत्थान के लिए काम कर सकता है, ऐसा नहीं मान सकते। और हमेशा से ही उसको इंफीरियर ही समझा जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा जरूरत है किसी चीज की, वो बेचारा है। ये कविताएं ऐसी जो धारणाएं हैं उसको दिखाने के लिए, और ये जो धारणाएं हैं, ये जो प्रेजुडिसेस हैं, असम्पशंस हैं, यही हमारी समस्या की जड़ है। और समस्याएं समाज में इतनी निहित है कि वो भाषा में है, वो हमारी संस्कृति में है, हमारे काव्य में है, हमारी कहानियों में है, हमारी कहावतों में है। इन सब को ये साहित्य दिखाता है, परिलक्षित करता है, रिफ्लेक्ट। आइए दूसरी कविता पे चलते हैं। दूसरी कविता हमने ली है जॉन मिल्टन, जो कि एक बड़े कवि हुए इंग्लैंड में, और इनका समय था 17th सेंचुरी, तब की बात है। रघुवीर साहब तो हाल के कवि है, लेकिन ये 17th सेंचुरी की बात है इंग्लैंड में। जॉन मिल्टन ने एक एपिक लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में जो है बाइबल की जो बुक ऑफ जेनेसिस की कहानी है कि कैसे एडम ईव रहते हैं गार्डन में, और वो सेटन उनको टेम्प्ट करता है, उनको लालच देता है, और फिर वो धरती पे उनको आना पड़ता है। वहां स्वर्ग से भगवान उनको बेदखल कर देते हैं। ये जो एपिक शुरुआत होती है, वो पहली लाइन में वो कहते हैं कि म्यूज, एक पोएट गॉडेस मानी जाती हैं, उनको वो याद करते हुए कहते हैं कि इल्यूमिन इन मी व्हाट इज डार्क। वो जॉन मिल्टन अपनी फेमस एपिक में ही शुरुआत में ही कहते हैं, ये कहना चाहते हैं एक तरीके से इल्यूमिन मतलब प्रकाशित करिए जो हमारे अंदर अंधकार है। एक तरह से तो दिख रहा है कि हमें ज्ञान की रोशनी दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ब्लाइंडनेस को इंगित करता है। दरअसल वो ब्लाइंड पैदा नहीं हुए थे, जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे अधेड़ उम्र में, 1665 के बाद जब वो पैराडाइज लॉस्ट डिक्टेट कर रहे थे, तब वो अपने आखिरी दशक में अपने उम्र के, तब वो दृष्टिबाधित हुए थे, रोशनी चली गई थी। तब उनको ये एहसास हुआ कि मैं जिस तरह से कविताएं लिखता था, काव्य, महाकाव्य, एपिक लिख दिया, अब मैं कैसे लिख पाऊंगा? मैंने पैराडाइज लॉस्ट तो डिक्टेट कर दिया कुछ, लेकिन आगे मैं कैसे लिख पाऊंगा? उनके, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनके अंदर एक क्राइसिस जन्म लेने लगा, एक संकट आ गई। दृष्टिबाधिता को एक संकट, एक अवरोध के रूप में समाज देखता रहा है। डिसेबिलिटी इज इम्पेडिमेंट, ब्लाइंडनेस इज इम्पेडिमेंट, इट इज अ हर्डल, ये एक बाधा के रूप में देखा जाता है। तो वो भी अपनी इस सोनेट, 14 लाइन की होती है सोनेट, जिनको नहीं पता है शॉर्टली बताएं। 14 लाइन में ही 4-4 लाइनों के 3 स्टैंजा और लास्ट में कपलेट यानी 2 लाइनों का, ये 14 लाइन बड़ी फेमस, शेक्सपियर ने सोनेट किया फेमस उसको। हालांकि पेट्रार्क और उससे पहले और भी लोग सोनेट लिख रहे थे, लेकिन जॉन मिल्टन का सोनेट अलग तरीके से लिखा जाता है। वो 14 लाइन्स हैं, लेकिन राइमिंग स्कीम बदल जाती है, और वो 14 लाइन में कोई बात को गहनतम बात को कहनी होती है। आप 8 लाइन में एक समस्या रखिए और लास्ट के 6 लाइनों में उसका समाधान रखिए, ऐसा सोनेट होता है फॉर्म। तो जॉन मिल्टन का सोनेट का टाइटल लोग कहते हैं ऑन ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो उस टाइम पे दृष्टिबाधित हो चुके थे, तो उन्होंने एक सोनेट लिखा अपनी ही ब्लाइंडनेस पे। बहुत कम लेखक हैं जो ब्लाइंडनेस पे, अपनी डिसेबिलिटी की बात करते हैं। दरअसल एपिक, एक सबसे पहले जो वेस्टर्न एपिक क्लासिकल माना जाता है, इलियड और ओडिसी, होमर ने लिखा, वो भी ब्लाइंड थे माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ महाभारत रामायण है, वैसे ही वेस्ट में ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए एपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो भी ब्लाइंड पर्सन ने लिखा, लेकिन उसमें ब्लाइंडनेस का जिक्र नहीं आता है। आज हम लोग डिसेबिलिटी की जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग नहीं करते हैं। इवन लेखक जो दृष्टिबाधित है, जो विकलांग है, वो भी कम बात करते हैं। पर जॉन मिल्टन थोड़े अलग थे, उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस की बात की, लेकिन किस सेंस में? उन्होंने ब्लाइंडनेस की बात एक स्पिरिचुअल सेंस में की, आध्यात्मिकता को जोड़कर देखा। इस सोनेट में वो कहते हैं कि भगवान, मैं दृष्टिबाधित हो गया हूं, मैं अब तुम्हारी सेवा कैसे करूं? मैं अब, मेरे अंदर टैलेंट तो है, पोएटिक टैलेंट है, मैं कविताएं अच्छे कर लेता हूं, लेकिन मैं देख नहीं पाता हूं, कैसे कविताएं लिखूंगा?
मैं दुनिया को देखूंगा नहीं। ये समस्या सूरदास जी के पास नहीं थी। आप समझिए सूरदास जी भी उससे थोड़ा सा आसपास ही थे पहले, लेकिन उन्होंने जो कृष्ण जी का वर्णन किया, यहाँ पे जॉन मिल्टन ने एपिक में बाइबल का जिक्र किया। दोनों ही दृष्टिबाधित हुए अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेटिंग में, लेकिन दृष्टिबाधिता का जिक्र कम आता है। जॉन मिल्टन अंत में ही दृष्टिबाधिता का तब जिक्र करते हैं जब वो पूरी तरह ब्लाइंड होने लग जाते हैं। वो जिक्र में भी क्या करते हैं कि मुझे तो समस्या हो रही है, मैं अपनी टैलेंट कैसे, तुम्हारी सेवा के लिए मेरे को टैलेंट मिला है पोएट्री का, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जॉन मिल्टन ने एपिक भी इसीलिए लिखी थी कि टू जस्टिफाइज द वेज ऑफ द गॉड, जो उनका मेन पर्पस मोटिव है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड। ये पैराडाइस लॉस्ट का मेन थीम था कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, उस पर जस्टिफाई करना। लेकिन जब ब्लाइंडनेस की बात आती है तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। वो अपने सोनेट ऑन ब्लाइंडनेस पे कहते हैं कि भगवान ये तो पाप होगा ना अगर मेरे पास कोई टैलेंट है और मैं उसको दिखा ना पाऊं। मैं तुम्हारी सेवा तो कविताओं से ही कर सकता हूं, लेकिन मैं कैसे करूं? तो ये फर्स्ट 4-6 लाइंस तक ये बात होती है। वो अपना मोर्निंग यानी अपनी ब्लाइंडनेस का रोना रोते हैं कि उनको समस्या आती है कि ये क्या करें। लेकिन अंत में जैसा कि हमने सोनेट का सीखा था कि पहला जो भाग होता है सोनेट में समस्या रखी जाती है और अंतिम हिस्से में 6 लाइनों का 8 और 6 का जो डिवीजन है उसमें 6 लाइनों में समस्या का निदान किसी तरीके से रखा जाता है। तो अंतिम जो हिस्सा है सोनेट का इस ऑन ब्लाइंडनेस, वो कहते हैं कि एक और भी तो तरीका हो सकता है। मैं मानता हूं कि मैं ब्लाइंड हूं, देख नहीं पाता हूं, मैं लिख नहीं पाऊंगा प्रिंट में, बस डिक्टेट तो कर सकता हूं। हो सकता है मुझे समस्या आए, पहली तरह कविता नहीं हो पाएगी, दुनिया को नहीं देख पा रहे, लेकिन क्या सच में भगवान को मेरी दृष्टि की जरूरत है? क्या मैं भगवान की सेवा जैसे मैं पहले करता था दृष्टिवान होने के नाते वैसे ही कर सकता हूँ? क्या दूसरे तरीके नहीं हो सकते? उस पर विचार करने लग जाते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि गॉड डज नॉट नीड माई सर्विस, माई गिफ्ट। भगवान को हमारे उपहार की जरूरत है ही नहीं। भगवान तो सर्वसर्वा है। गॉड इज ओमनीशिएंट एंड गॉड इज ओमनीपोटेंट। गॉड को क्या जरूरत है? तो कहते हैं कि दृष्टिबाधिता से प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका जरूरी ये नहीं है कि इसके कारण हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। उनको सोनेट के लास्ट स्टैंजा में समझ में आता है। वो लिखते हैं अपने लास्ट स्टैंजा में कि गॉड डज नॉट लीव एनी गिफ्ट, देयर आर मेनी किंगली सेव्ड सर्वेंट्स हु सर्व द गॉड। भगवान के बहुत से सर्वेंट्स हैं, तो फिर मैं क्या करूं? वो अंत में लिखते हैं, बड़ी फेमस लाइन है सोनेट की, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पे सोनेट एंड होती है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये बड़ी फेमस, कुछ लोगों ने उसके उल्टा इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये तो आलस्य को बढ़ावा दिया जा रहा है जॉन मिल्टन साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रतीक्षा करने की बात करें, ओनली स्टैंड एंड वेट। वेट फॉर व्हाट? किस चीज की प्रतीक्षा की बात है? ये वेट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड, वेट फॉर समथिंग गुड। वो अच्छी चीज की प्रतीक्षा, वो हम जो अच्छा कर सकते हैं भगवान की जो देन है उसकी प्रतीक्षा, अच्छी चीज की प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं। और भगवान ने अगर हमें वेट करने के लिए बोला है तो वही सेवा है। तो एक सकारात्मकता निकल के आती है अंत में इस कविता में। लेकिन अब इस कविता का हम आलोचनात्मक पक्ष पे आए लास्ट में, जिसके जो थीम्स कह सकते हैं, इससे जो बात निकल के आती है इस सोनेट से, ये कि पहली चीज, जॉन मिल्टन इतने बड़े कवि होते हुए भी उनको लगता था कि ब्लाइंडनेस एक समस्या है। सूरदास को नहीं लगता था साहब, लेकिन जॉन मिल्टन को लगा। यानी कि समाज ऐसा सोचता था उस टाइम पे, वो सोच नहीं सकते थे कि ब्लाइंड होने के बाद भी अपनी पोएट्री कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लेखन की सुविधा नहीं थी। अगेन बट देयर इज अ टसल, एक उनके अंदर दुविधा है कि ब्लाइंड होने के नाते मैं कर क्या सकता हूँ। फिर उनको अंदर से आती है बात कि मैं अंदर इनसाइट तो है, अंतर्दृष्टि तो है, बाह्य दृष्टि नहीं है। तो मैं कविता तो लिख नहीं सकता उस तरह से, लेकिन मैं अभी भी भगवान की सेवा आध्यात्मिक रूप से कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, डिक्टेट करा सकता हूँ। तो अंतिम उनको समझ में आता है कि मैं भगवान की अलग तरीके से सेवा कर सकता हूँ। यानी देयर आर अल्टरनेटिव वेज ऑफ लिविंग, डूइंग थिंग्स।
दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। हम दृष्टिबाधित हैं तो क्या, हमारे पास दूसरे तरीके हैं उसी चीज को करने का, भगवान को सेवा करने का, आध्यात्मिकता को महसूस करने का। तो ये दो तीन चीजें निकल के आती है कि परसेप्शन तो है फिर भी डिसेबिलिटीज इम्पेयरमेंट। दूसरी चीज फिर भी स्पिरिचुअल इंसाइट, ये माना जाता है कि ब्लाइंड लोग जो देख नहीं पाते उनके अंदर इंसाइट होती है। एक डिजाइन है जो कि बहुत पहले से आ रहा है, ये होमर के टाइम से ले लो, या हमारे यहाँ पे सूरदास जी हुए, सबको ये माना जाता है जो ब्लाइंड है उनको कंपेंसेटरी गिफ्ट होता है कि उनके अंदर अंतर्दृष्टि होती ही है। ये हमेशा सही नहीं हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, ब्लाइंड हमेशा जरूर नहीं जीनियस हो पोएट, परंतु ये थीम जो है इंसाइट एंड ब्लाइंडनेस, अंतर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि का जो एक बुनावट है, जो पैटर्न है, वो हर साहित्य में मिलता है। तो ये जॉन मिल्टन के सोनेट उसका एक एग्जाम्पल है। तरफ से अंतर्दृष्टि भी है मिल्टन के पास, आध्यात्मिकता का इंसाइट है, स्पिरिचुअल इंसाइट, दूसरी तरफ बाह्य दृष्टि की समस्या है, वो ब्लाइंडनेस है। इस समस्या का सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया। आज तक भी कविताएं लिखी जाती है तो ब्लाइंड को हमेशा दिखाया जाता है कि इनसाइट तो है लेकिन बाहर से उनको समस्या। आइए अब तीसरे अपने अंतिम पक्ष पे चलते हैं। गॉडफ्री सैक्स, इन्होंने पैराबल यानी कि जो हमारी पुरानी कहानी बन गई है, कहावत भी के शक्ल में भी है, 6 ब्लाइंड लोग और एक हाथी की, जो कि जिसका जिक्र गौतम बुद्ध भी करते हैं अपने उदायना, उनका एक संकलन है, और उसका जिक्र जैनिज्म में भी आता है, जैन दर्शन में भी आता है। इस कहानी का जिक्र हिंदुइज्म में तो आता ही है। यहाँ तक माना जाता है कि हमारे ऋग्वेद में एकम सत्यम विप्रह बहुधा वदंती, ये जो श्लोक है वो इसी बात को बताता है, इससे प्रेरित है। उसके अलावा इसका जिक्र बाद में इतना ये इन्फ्लुएंसर हुआ, इतना प्रभावशाली रहा ये कथानक, 6 ब्लाइंड लोग और एक हाथी की जो कहानी है, उसके टॉल्स्टॉय जी ने भी बहुत चीजें लिखी। टॉल्स्टॉय जो रशिया के बड़े उपन्यासकार हुए, और सूफीज्म में भी जिक्र आता है इसका। रूमी जी ने भी इस पे लिखा। तो ये यानी कि कथानक ईस्ट और वेस्ट, पूर्व पश्चिम सब जगह पहुंच चुका है, इसका असर इतना था। और ये सबको याद होगा, वैसे कहानी थोड़ी वैरायटी है, अलग अलग तरीके से लोग कहानी सुनाते हैं इसको, लेकिन रफली कहानी ये है कि 6 लोग गांव में रहते हैं, वो 6 दृष्टिबाधित थे और उनकी जिज्ञासा थी कि हाथी कैसा होता है। एक बार हाथी आया गांव में, तो वो लोगों ने कहा कि चलिए आज हाथी को देख लेते हैं जाके सामने। वो पहुंचते हैं और हाथी को छू कर ही, स्पर्श करके ही देख सकते थे। पहला व्यक्ति हाथी के पास जाता है तो उसका पेट उसके हाथ से स्पर्श होता है, वो कहता है हाथी तो दीवार होता है। दूसरा जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो जाता है और हाथी का पैर छूता है, उसके हाथ में पैर ही आता है, तो वो कहते हैं हाथी तो लंबा पिलर जैसा एक पेड़ का तना है, ट्री ट्रंक, पेड़ के तने जैसा होता है हाथी तो। तीसरा ब्लाइंड व्यक्ति थोड़ा वो आगे की तरफ जाता है, उसका हाथ लगता है हाथी के कान पर, वो कहता है हाथी तो दरअसल पंखे, जो पुराने पंखे हमारे घरों में होते थे ना हाथ से झलने वाले, वैसा पंखा की तरह हाथी होता है। चौथा व्यक्ति का हाथ में आता है हाथी का दांत, टस्क, वो कहते हैं हाथी तो स्पीयर यानी भाला है, हाथी बहुत शार्प स्पीयर है। पांचवा व्यक्ति को हाथी के सूंड लगता है, वो हाथ देखता है ये सूंड कैसा होता है, ये तो कहते हैं ये तो सांप की तरह है हाथ। छठा व्यक्ति वो पीछे की तरफ जाता है, उसके हाथ में आते हैं हाथी की पूंछ, हाथी की पूंछ को जैसे ही टटोलता है कहता है हाथी और कुछ नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह है। अब ये 6 लोग 6 तरीके से हाथी को समझा इन्होंने। अब आपस में मतभेद, एक ने कहा नहीं तुम गलत हो, दूसरे ने कहा नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूं, मम सत्य, ये समस्या आ गई। अब इसकी एंडिंग अलग तरीके से बताई जाती है। एक एंडिंग ये होती है कि एक सिंपल तरीके से ये होता है कि 6 लोग आपस में लड़ते हैं, एकदम अग्रीमेंट में नहीं है, 6 लोग का विवाद होता है, खूब तर्क वितर्क होता है और वो कभी सहमति पे नहीं आता।
दूसरा जो एंडिंग है उस हिसाब से बताया जाता है कि हाथी को देखने के बाद ये 6 लोग जब आपस में जिक्र कर रहे थे कैसा होता है, एक साइटेड व्यक्ति आता है और उससे पूछते हैं और वो हाथी का डिस्क्रिप्शन अपने तरीके से देता है। तीसरी जो एंडिंग है अंतिम, वो बताती है कि इसमें 6 लोग बैठते हैं और प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं भाई तू बता तूने हाथी को क्या देखा। वो बताता है कि मैंने तो उसके आगे तरफ गया था और ये मुझे तो सांप की तरह लगा। पीछे वाला कहते हैं मुझे तो ऐसा लगा। वो 6 लोग एक दूसरे की सुनते हैं ध्यान से और कहते हैं अच्छा इसका मतलब हम 6 लोग थोड़े थोड़े सही तो हैं लेकिन पूरे भी सही नहीं है। 6 लोग आपस में एक दूसरे की सुनकर बेहतर अपनी समझ बनाते हैं हाथी। ये मेरे ख्याल से जो तीसरी एंडिंग है वो सबसे ज्यादा तर्कपूर्ण और सबसे ज्यादा सारगर्भित है, सकारात्मक है, हमारे लिए काम की है। जो तीसरी एंडिंग बताती है कि हमारी जो समझ है दुनिया की, हाथी क्या है, ये पोएम में यही कहानी को दिखाया गया है। गॉडफ्री सैक्स ने ये 6 लोगों की कहानी बताते हैं पोएम के जरिए, राइमिंग है इसमें, और अंत में कहते हैं कि हम लोग सब हाथी को देखते हैं लेकिन सब अपने तरीके से देखते हैं। हाथी यहाँ क्या है? दरअसल हाथी एक रियलिटी है, ट्रुथ है, सत्य है। हाथी को हम सत्य समझ लीजिए, यथार्थ समझ लीजिए, आप हाथी को ईश्वर समझ लीजिए, आप हाथी को भगवान समझ लीजिए, आप हाथी को अनुभव समझ लीजिए, अनुभूति समझ लीजिए। इसका सांकेतिक अर्थ है। तो हाथी यानी कि सांकेतिक है। और ये ब्लाइंड लोग कौन है? ये ब्लाइंड लोग दे आर एवरी मैन, एवरी पर्सन, वो आम जन है। इससे मतलब यहाँ पे ब्लाइंड लोग भी सिंबॉलिक है, सांकेतिक, प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। तो अगर हम सत्य को समझने चलते हैं तो हर कोई अपने ही स्थान से, अपनी समझ से, अपने अनुभव से, हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, हम अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से ही सत्य को समझते हैं। हमारे जिंदगी कम है, हमारे अनुभव अलग अलग है, हमारे पास सेंसेस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इवन साइटेड व्यक्ति भी, 2 साइटेड लोग भी एक हाथी को एक तरह से नहीं देखे, अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। तो सत्य सबके लिए अलग है। सत्य जो है वो सब्जेक्टिव माने व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। सत्य वस्तुनिष्ठ कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने स्थिति से, हम अपने काल परिवेश, अपने स्थान और अपनी व्यक्तिगत स्थिति परिस्थिति से ही किसी भी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को, सत्य को, यथार्थ को या ईश्वर को समझते हैं। ये बड़ी दार्शनिक है कहानी फिर। और ये पोएम बताती है कि यहाँ पे हम, कोई भी व्यक्ति हाथी को पूरी तरह नहीं समझ पाया, यानी सत्य को पूरी तरह कोई नहीं जान सका है, लेकिन पूरी तरह जानने वाला अपने को बताता है। अगर 6 लोग अपनी ही मम सत्य, अपने सत्य को सर्वोत्तम मान ले तो झगड़ा होना लाजिमी है, लेकिन एक दूसरे की अगर सुने तो सत्य के नजदीक पहुंच सकते, क्योंकि बृहद सत्य का उनको अवलोकन हो जाएगा। 6 लोगों के अनुभव एक साथ सकारात्मक रूप से जोड़ने से बेहतर व्यक्ति उनकी स्थिति बनती है। आइए अब 1-2 मिनट में मैं संपन्न करता हूं अपनी बात को, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये कहानी और ये कविता शक्ल में है, लेकिन ये कहानी थी ओरिजिनली। बताती है कि दृष्टिबाधिता जो है, एक तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। ये ब्लाइंड लोगों को तो बड़ा नेगेटिव दिखाया गया है कि ब्लाइंड लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हाथी कैसा होता है, ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं इससे सहमत नहीं। ये कहानी में ब्लाइंड लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। यहाँ पे दरअसल बताया ये जा रहा है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से दृष्टिबाधित है, मतलब कोई न कोई उसकी सीमा है, कोई न कोई उसकी लिमिटेशन है। और चाहे वो सेंसरी यानी इंद्रियों से लिमिटेशन हो या उसके अनुभव से हो, हर किसी के पास लिमिटेड ही अनुभव और अपने लिमिटेड ही नॉलेज है। तो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात है और वो हर इंसान कर सकता है। यहाँ पे दृष्टिबाधित व्यक्ति का भी अगर छू के, स्पर्श से अगर वो ज्ञान ले रहा है, वो 6 लोगों में से कोई भी गलत नहीं था पूरी तरह, लेकिन कोई भी पूरी तरह सही भी नहीं था। यानी कि हमारे पास पार्शियल ट्रूथ है, हमारे पास पार्शियल यानी कि सापेक्षित है, रिलेटिव है हमारी अंडरस्टैंडिंग। इसको जैनिज्म में कहते हैं अनेकांतवाद। जो
हमारे यथार्थ है उसके बहुत से पहलू हैं, हम एक दो ही पहलू देख पाते हैं। ज्यादातर पहलू समझने के लिए हमें सबके अनुभव देखने होते हैं, अलग अलग एंगल से देखना होता है यथार्थ को। उसी तरह एक और सय्यादवाद का एक अवधारणा है जैनिज्म में, और इसी कहानी के जरिए समझाया जाता है। सय्यादवाद मतलब ये सत्य जो है वो सापेक्षित है, ये एक सत्य को आप सर्वोच्च सत्य नहीं कह सकते। जिसने सर्वोच्च सत्य जान लिया वो समझिए वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, वो ईश्वर और उसमें अंतर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, और जो आम इंसान है वो नहीं कर पाते, एटलीस्ट अपने जो बेसिक जो अनुभव है उस हिसाब से। तो यहाँ दृष्टिबाधिता को नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया कि दृष्टिबाधित जन के माध्यम से हम एक सर्वोत्तम सत्य को समझ सकते हैं कि सत्य सापेक्षित है। द ट्रूथ इज रिलेटिव, सब्जेक्टिव, मेनी साइडेड, मल्टी डायमेंशनल, एंड देयरफॉर देयर कैन नॉट बी वन dominant objective truth. Therefore, the six blind men are representative of human beings. हर इंसान के ये प्रतिनिधि ही हैं, और यहाँ पे ब्लाइंड लोग को सत्य जो हर इंसान के पास है, अपना सापेक्षित सत्य, वो इनके पास भी है, और इसलिए इनकी भी जो समझ है वो दृष्टिबाधित हो या दृष्टिवान हो, दोनों की समझ सापेक्षित ही है। तो फिर कैसे हम दृष्टिबाधित को कम आंक सकते हैं? दृष्टिबाधिता कोई बाधा नहीं है। अगर बाधा है तो हमारा इंसान होना ही बाधा है, क्योंकि इंसान होने के नाते कुछ न कुछ कमी सब में है। सब कोई रिलेटिव ही ट्रूथ, सबकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड ही है। तो यहाँ पे विकलांगता कोई बाधा नहीं दिखाया गया, बल्कि ये भी बताया गया कि स्पर्श से जिन्होंने देखा कि भाई सूंड जो है हाथी का वो सांप की तरह, उन्होंने गलत तो नहीं बोला, छूने से तो यही लगता है। हमारे जो पहले के अनुभव उसी हिसाब से हम सत्य को समझते हैं। तो इस बड़े सत्य का उद्घाटन किया गया है इन 6 ब्लाइंड लोगों के माध्यम से। और अंततोगत्वा ये जो तीनों कविताएं हैं वो 3 तरीके की अवधारणाएं बताती हैं कि समाज हमारे बारे में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखता है। जो लेखक है वो किसी और नजरिए से देख सकता है, पाठक अपने नजरिए से, और अलग अलग समय में एक ही चीज की अलग अलग तरीके से व्याख्या हो सकती है। जहाँ पे रघुवीर सहाय ने दिखाया कि समाज की अवधारणाएं हमारे दृष्टिबाधित लोगों के जन्म के माध्यम से वो कैसा रहता है, एक तो त्रासदी देखते हैं या पीटी दया के भाव से, लेकिन ये कविताएं जो है हमें नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी तरफ मिल्टन ने कहा कि ये स्पिरिचुअल इंसाइट भी हो सकता है दृष्टिबाधिता, और उसको अलग तरीके से देखने की जरूरत है। आध्यात्मिक स्थिति में आप अलग तरीके से हम नजरिए से देख सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं। इसलिए एक ब्लाइंडनेस का एक तरीका नहीं हो सकता है देखने समझने का, और सेवा करने का या फिर योगदान देने का समाज में, अध्यात्म में अलग तरीके हो सकते हैं। और अंत में ये जो 6 ब्लाइंड लोगों की जो कहानी, और इसको जो कविता के रूप में लिखी गॉडफ्री सैक्स ने, वो बताया कि सत्य एक नहीं हो सकता है। और अगर हम सत्य की बात करें, यथार्थ की बात करें, तो दृष्टिबाधित हो या दृष्टिवान, विकलांग हो या सकलांग, सबके पास ही लिमिटेड ट्रूथ है। तो कोई बड़ा छोटा कैसे हो सकता है, कोई इंफीरियर सुपीरियर कैसे हो सकता है? सत्य अपने तरीके से समझा जाता है, और इसमें 6 ब्लाइंड लोगों ने एक बड़े सत्य की ओर इंगित किया कि सत्य एब्सोल्यूट नहीं है, सत्य जो है सापेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों की राय जानना चाहें। आदरणीय दीपक सर, आप बहुत गहरा बोले हैं और तीनों रचनाओं पर बहुत तरह से आपने अनेकानेक उदाहरण दे करके प्रकाश डाला है। कहे हुए को दोहराना कोई युक्त बात नहीं है, पर मैं आपकी जो व्याख्यात्मक शैली जो आपने कहा, रचनाओं की जो स्ट्रक्चरल अप्रोच थी उसको भी आपने बयां किया है, और जो यथार्थ को बहुपर्तीय यथार्थ के रूप में देखना चाहिए, चाहे उसे आप सत्य कह लें, चाहे मैं उसे यथार्थ कह लूँ, चाहे कोई और भाई उसको सही कह ले, चाहे उसको कुछ भी उस तरह का कोई भी शब्द जो ओपन एंडेड हो और जो महसूस आ जा सकता हो, उस तरह की बात पर ठीक बैठता हो, चाहे कुछ भी कह ले, उस तरह के शब्द को जो आपने व्याख्यायित किया है बहुत सुंदर किया है सर। और बहुत हमें सुखद अनुभव हुआ है कि आपने इतना गहरा बोल करके डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना मान करके डिफरेंटली एबल की बात के पास पहुंचाया है। तो बहुत सुंदर बोले हैं सर आप, बहुत अच्छा लगा सुन करके।
हम इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मित्रों, पिछले दिनों एक बहुत बड़े शहर की न्यूज़ थी कि कई सारे विकलांग साथियों को उनके साथ के जो उपकरण थे, उनकी मदद में जो उपकरण थे, उन्हें साथ नहीं ले जाने दिया गया और वो आईएएस की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में रेंग कर जाना पड़ा। वो लोग जो बहुत शिक्षित थे, यूपीएससी जैसे संस्थान के संयोजक आयोजक थे, उन लोगों ने इतने बड़े लेवल पे विकलांग लोगों की, दिव्यांग जिन्हें आज तथाकथित लोग दिव्यांग भी कहते हैं, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि विकलांग में दिव्यता जैसा कुछ है। और इस तरह की बातों पर ही हम दो दो हाथ कर रहे हैं, इसी तरह के विचारों से ही हम दो दो हाथ कर रहे हैं कि सुपीरियर और इन्फीरियर का ये चक्कर मेट दो भाई, हमें आदमी मान लो, आप जैसा अपने जैसा आदमी मान लो। तो इसी कड़ी में मैं अपनी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सर ने जिए हैं, सर ने अनुभव किए हैं, तो मैं इसी कड़ी में आदरणीय डॉक्टर सुरेश सर को आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें जाते देखता था संस्थान में और उन्हें जब अनुभव करता था, और सर भी कहते थे, एक हमारे बड़े अच्छे अजीज मित्र थे, वो मैस में जा रहे थे और उनकी जो बैसाखी है वो फिसल गई और वो गिर गए, परंतु लोगों ने नहीं ध्यान दिया, उसको खरखरेरा नहीं बनाया और वो बहुत बार गिरे, बहुत बार सीढ़ियों से जूझते रहे हैं हम, बहुत बार बहुत सारे सिस्टमों से जूझते रहे हैं हम। तो इन रचनाओं को सामने रखते हुए अनुभव शेयर कर लीजिए सर, आदरणीय डॉक्टर सुरेश सर। हेलो सर, सभी को मेरी जी नमस्कार। जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। जी सर, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? जी सर। डॉक्टर दीपक ने जो आज हमारे सामने एक लेक्चर पेश किया है, मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि इतनी गहराई में भी हम किसी टॉपिक पे, स्पेशली जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उस पे भी मैंने, क्योंकि मेरा डिसेबिलिटी पे, हालांकि मुझे भी पोलियो की प्रॉब्लम है, बचपन से ही है, लेकिन इतनी गहराई में मैंने कभी ऐसा लेक्चर नहीं सुना। और मुझे बहुत खुशी है कि डिसेबिलिटी के जो डिफरेंट एंगल पे डॉक्टर साहब ने लेक्चर दिया है, और जो समाज के लिए और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो डिवाइड किया उन्होंने, ईस्टर्न कंट्री में जो डिसेबल, जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट हैं और वेस्टर्न कंट्री में डिफरेंट हैं। तो मुझे लगता है जो वेस्टर्न कंट्री में जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, और वो काफ़ी पहले हमारे से आज़ाद हुए हैं, और डेमोक्रेसी उधर पहले आई है, और डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके अलग अलग जो उनकी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो रंग भेद के बेस पे जो पार्शलिटी होती रही है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे है, रेनेसां आया है, पुनर्जागरण आया है। तो जब पुनर्जागरण आया है, साइंटिफिक डेवलपमेंट तो हुआ ही है, जब डेमोक्रेसी अपने मैच्योर लेवल पे जाने लगी है उन कंट्रीज में, तो डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में भी मुझे जो एहसास होता है कि कई बार ही सोचता हूँ कि उनकी समस्याओं को हाईलाइट किया गया है और लोगों तक पहुँचाया गया है। इसलिए जो ऐसा लगता है कि वेस्ट और ईस्ट में जो डिवाइड है, वो उसमें जो हम क्योंकि लेट आज़ाद हुए हैं, हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, और हमारी बहुत सारी और भी समस्याएं बहुत सारी हैं। तो खैर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। जहाँ तक मेरे अपने जीवन का अनुभव है, तो उसमें बहुत तरह के मैंने जो मुझे एहसास हुए हैं, और उसमें मैं शुरू में ये बात कहूँ तो मैं लाठी से ही चलता हूँ और एक पैर में कैलिपर पहनता हूँ। तो एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, उसमें हमारे समाज की जो थिंकिंग है, जो डिफरेंटली एबल के प्रति, वो आपको शायद उस एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं अपने गांव से 6th क्लास में दूसरे गांव में क्लास अटेंड करने जाता था। स्कूल मेरा दूसरे गांव में था। तो मैं एक बार बस पे चढ़ रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी,
तो एक सामने ही बुजुर्ग बैठे थे, अगली सीट, अगले वाली जो खिड़की होती है उसके सामने। तो मेरी लाठी थोड़ी उनको लगी, तो वो अपने एक क्लासिकल अंदाज में बोले कि आप इतनी प्रॉब्लम उठा रहे हो, तो क्या आप बड़े होकर टीचर लग जाओगे? तो एक पुलिस वाला पीछे बैठा था, उन्होंने कहा कि आपने ये बात क्या कह दी, ये तो आपकी जो थिंकिंग है बड़ी बैकवर्ड है। तो आज मैं टीचर भी हूँ और आगे भी एक ट्राई कर रहा हूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो जो ये वो कमेंट था, हमारे समाज की सोच को दिखाता है कि हम जो डिफरेंटली एबल लोग हैं वो आगे बढ़ें तो किस तरीके से बढ़ें, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है और हमारा कोई लिटरेचर उस टाइम इतना एडवांस नहीं था। आज तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात किया कि कैमरे में बंद विकलांग, तो कविताएं आई हैं और मुंशी प्रेमचंद ने भी, जो मैंने कुछ नावल उनके पढ़े हैं, तो डिसेबिलिटी का वहाँ भी जिक्र है। तो डिफरेंट एंगल से, और जैसे कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है 2016 आया है, उससे पहले 95 का एक्ट था। तो कुछ न कुछ काम जरूर हो रहा है और उम्मीद है कि आगे और होगा। और ये जैसे जैसे जो ऐसे सेमिनार आज जैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, ये बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। डॉक्टर साहब ने जैसे हाथी वाली कहानी से एक डिफरेंट एंगल डिसेबिलिटी के बारे में शो किया है कि हम चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है या वो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, हमारी कुछ लिमिटेशन हैं। तो लिमिटेशन ह्यूमन बीइंग की एक फितरत है, तो हम डिसेबल और नॉन डिसेबल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और बड़ा काबिल तारीफ है ये लेक्चर डॉक्टर साहब का। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपने जिंदा अनुभव से हम सबको परिचित करवाया। इसी कड़ी में आदरणीय डॉक्टर सुनील सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए और अपनी जो रचना पर विचारधारा है, अपने जो विचार हैं वो अभिव्यक्त कीजिए। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और सर आभार तो आपको मैंने एक कॉल भर की थी और आपने एकदम सहर्ष, एकदम आपको, मुझे ऐसा लगा अंदर से खुशी का अनुभव हुआ और आप ये बोले कि ये तो हम भी करते हैं और आपने बड़ी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करी है। तो मैं बहुत खुश हूँ। काम करेंगे किसी भी एक सेम उद्देश्य के लिए, कोई भी साथी काम करता तो उसकी बड़ी खुशी होती है। और हमने भी पिछले दिनों एक सीरीज चलाई है, इस कड़ी में आपने भी ये काम शुरू कर दिया है। खैर धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं दीपक जी का जो आज का व्याख्यान है उसके बारे में अपने विचार रखना चाहूँगा। उनका जो 3 रचनाओं पे उन्होंने अपना गहनता से विश्लेषण के साथ पूरा व्याख्यान रखा है और उसकी बिल्कुल बारीकी से जो चीज़ें हैं वो विकलांगता से जुड़ी, खास तौर पे जो दृष्टिबाधित विकलांगता की स्वरूप और उसकी जो मनोरचना हमारे कैसे समाज में एक गहरे तल तक बैठी हुई है, उसकी तरफ उन्होंने परत दर परत चीज़ें, बहुत महान राइटर हैं जो हमारे इंग्लिश और हिंदी के, उनकी रचनाओं से आपके सामने रखी हैं। निश्चित रूप से समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन समाज में जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ है वो एक प्रक्रिया में चीज़ें बनती हैं, बदलती भी एक प्रक्रिया में है और समय और परिस्थिति इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सर ने जो अपना व्याख्यान रखा उसमें एक बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली लगी। उन्होंने अपनी बात को दर्शन शास्त्र से जोड़ के रखा है, फिलोसफिकल एंगल से चीज़ों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया है। और दर्शन किसी भी समाज का, मैं कहूँगा कि दर्पण होता है। अब जैन और बौद्ध की कथाएं हैं, उनको जोड़ के कैसे समाज में चीज़ें एस्टेब्लिश होती हैं, क्योंकि धर्म और दर्शन इन्हीं से चलकर संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति एक समाज को ड्राइव करने का काम करती है। और हमारी संस्कृति में जो इतनी सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे विकलांगता को लेकर जो हमारा लहजा है, नज़रिया है,
छोटी छोटी चीज़ों पर हमें लेबल जो किया जाता है, कहीं ना कहीं एक लंबा इसके लिए एक प्रक्रिया, एक लंबा एक दौर इसके लिए जिम्मेवार है। और निश्चित रूप से जो साहित्य है ये उस सबको जैसे दिखाने में, जैसे हमें पता है कि समाज में जो घटित हो रहा है, लेकिन लोगों के सामने वो चीज़ कैसे आए, उसके लिए साहित्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। लेकिन समय की और परिस्थिति की मांग है कि लोगों में अभी डिजिटलाइजेशन होने की वजह से साहित्य पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो हम ऐसे प्रोग्राम से, ऐसी छोटी छोटी कविताओं से, ऐसे ऐसे अनुभवों से इन विचारों को, इन विमर्शों को जिंदा कर सकते हैं और लोगों के बीच ले जा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हमें करंट में जो चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में, उनको पकड़ना होगा। उनमें से पॉजिटिव चीज़ें हमें लोगों के सामने रखनी होगी। जैसे पैरा ओलंपिक का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पैरा ओलंपिक जो अभी गेम हुए हैं उसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो जो सामान्य ओलंपिक है उनसे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को ये चीज़ें अगर हम जैसे लोग समझाएंगे, बोलेंगे, तो उनके जहन में ये चीज़ होगी या पैदा होगी। और जो पाश्चात्य और भारतीयता का खास तौर पे यहाँ पे जिक्र आया, देखिए वहाँ पे डिग्निटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वैसे हर जगह है, लेकिन हमारे यहाँ व्यक्ति की गरिमा सदियों से विच्छिन्न रही है, चाहे वो महिलाएं रही हों या हाशिए का एक बहुत बड़ा तबका रहा है, चाहे उसमें दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है। तो हमारी पूरी जो सामाजिक संरचना है, समाजशास्त्र है हमारा देश का, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अब उसको बदलने के लिए ऐसे व्याख्यान, ऐसी गतिविधियां निश्चित रूप से, अगर जब जन अभियान बनेगी, एक होता है एकेडमिक कार्यक्रम, एक होता है जन अभियान। जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है तो उनको लोगों में जागरूकता के लिए बड़े स्तर पे कार्यक्रम करती है। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी सरकार ने इस तरह का कोई कदम लिया है। 2016 का डॉक्टर सुरेश ने जिक्र किया है, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को छोड़िए, मैं खुले दिल से कहता हूं कि हमें नहीं पता है, मैं भी उसमें शामिल हूं। सब चीज़ों का तो किसी को पता नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम जो राइट्स हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अगर जाएंगे और ऐसी विचार गोष्ठी और सेमिनार उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि साहित्य भी अच्छा लिखा जाएगा। और जब साहित्य लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां उसी को तो पढ़ेंगी। अब मैं अगर जिक्र करूं हमारे प्राचीन धार्मिक साहित्य की या पौराणिक साहित्य की, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एक आध पात्र को हम छोड़ दें तो विकलांगता को कोई डिग्निटी के रूप में दिखाया गया है, ग्लोरीफाई किया गया है। खैर ग्लोरीफाई ना भी किया जाए, लेकिन एक स्वीकार्यता की भावना उसमें दिखे या इक्वलिटी की, इक्विटी की फीलिंग जो आए, अगर वो चीज़ें साहित्य से ही तो हमारी चीज़ें बन रही हैं। आज देखिए रामायण, महाभारत, रामचरितमानस का हमारे आम जन के दिलों पे कितना प्रभाव है। और आप देखिए जब इनके पात्र हैं, अगर उनको हम एक सकारात्मक उसमें रखें, जो भी पात्र मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव दिखेगा। और जो रचनाकार इस समय रचनाएं रच रहे हैं, लिख रहे हैं, कविता में, गद्य में, पद्य में, तो वो अगर वर्तमान परिस्थितियों और व्यवहारिकता से जोड़ के अपने विषय और विषय वस्तु को लोगों के बीच लेके जाएंगे, तो निकट भविष्य में यही महाभारत और रामायण की तरह लोगों के दिलों पे, मनों पे छाप छोड़ेंगे। निश्चित रूप से आप सिनेमा का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। सिनेमा में भी कोई अच्छी हमारे पात्रों की छवि नहीं है। मैं किसी बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी और समय का और उसका सारा ध्यान रखना, आप सब वाकिफ हैं, फिल्में देखते हैं, बहुत कम है जब हमारे जैसे साथियों को, चाहे वो दृष्टिबाधित है या अस्थिबाधित है, उनको एक अच्छे करैक्टर के रूप में, समाज में प्रेरणा के रूप में दिखाया जाए। जब साहित्य और सिनेमा ही समाज को दिशा दे रहा है और उसमें ही हमें एक नेगेटिव रोल में दिखाया जा रहा है, वो दया का पात्र दिखाया जा रहा है या आपराधिक प्रवृत्ति तक का दिखाया कई फिल्मों में, तो मुझे नहीं लगता फिर कि ये चीज़ें हमारी जनता पे प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। जनता का विचार, सोच, दृष्टिकोण बनता कैसे है,
ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमें वो चीज पकड़नी है जो जनमानस को बनाती है, और उसमें साहित्य, सिनेमा, खासतौर पे सृजन का जो काम है, उसमें सब तरह के काम आ गए। उन कामों में जब क्वालिटी आएगी, गुणवत्ता आएगी, या संवेदना और समावेश की भावना आएगी, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जैसे लोगों के जो विमर्श और विचार हैं वो आम लोगों तक जाएंगे, और उसका प्रभाव इन छोटी छोटी विचार गोष्ठियों और सेमिनारों से ही समाज में आएगा। निकट भविष्य में भी हम इसको जारी रखें, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात यहीं पे विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। बहुत आभार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सर। सर आपने अवेयरनेस की बात करी, राइट्स की बात करी, और डिफरेंटली एबल को जो चैलेंजेस हैं उन पर भी आपने प्रकाश डाला। और बिल्कुल आपकी बात एकदम खरी है कि जनता के अंदर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे कोई चीज़ गढ़ी जाती है, और बहुत धीरे धीरे का प्रोसेस अनेक सकारात्मक स्टेप्स से ही गठित होता है, बनता है, बढ़ता है। इसी कड़ी में मैं आदरणीय कपिल भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं। आपने अस्थि बाधितों के साथ भी रह करके और दृष्टि बाधितों के साथ भी रह करके दोनों डिसेबिलिटीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, और हमारे चैलेंजेस को भी आपने देखा है। हमने रश्मि रथी साथ मिलकर के पढ़ी है, और आप हमारे मित्र नरेश हैं, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक, उनके पीछे जो विकलांग दिव्यांग जो कह दो या फिर डिफरेंटली एबल कह दो लोग जिस स्कूटी को ड्राइव करते हैं, उस स्कूटी पे आप पीछे बैठे हैं, तो आपने हर चीज़ को नज़दीक से देखा है। तो एक आम साइटेड जो सर्वांग है उसका एक नज़रिया आप दिव्यांगता के प्रति या विकलांगता के प्रति या डिफरेंटली एबल व्यक्ति के प्रति अपनी बात को कहें, आदरणीय कपिल भारद्वाज सर। जी शुक्रिया शैलेंद्र भाई, और बहुत कम समय में मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। जो डॉक्टर दीपक जी ने आज अपना वक्तव्य दिया है, और जिन संदर्भों में जिन साहित्यिक कृतियों को उन्होंने साधा है और हमारे सामने उनकी व्याख्या की है, वो बहुत ही रोमांचक मतलब मैं अनुभव अपने लिए कह रहा हूँ। जैसा कि सुरेश जी ने भी कहा था कि इतनी गहराई के साथ विकलांग विमर्श से जोड़ना, और इतनी बखूबी के साथ, और जैसा उन्होंने जो जॉन मिल्टन की कविता को व्याख्यायित किया, या फिर रघुवीर साहे की जो कविता थी उसको व्याख्यायित किया, और उसको विकलांग विमर्श के आईने से देखा और हमें समझाया, वो बड़ा अच्छा लगा और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही। और मैं अपनी बात इसी कविता से शुरू करना चाहूँगा जो रघुवीर साहे ने बहुत सालों पहले लिख दी थी, कैमरे के सामने अपाहिज। और कैमरे के सामने अपाहिज कविता को व्याख्यायित करते हुए डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि कैमरे वाले चारों तरफ हैं। मतलब कैमरे वाला जो या जो मीडिया वाला जो व्यक्ति है वो एक आम व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है, और एक आम व्यक्ति की सोच उसमें निरूपित की है रघुवीर साहे ने। और जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि मैं किस प्रकार से देखता हूँ विकलांग लोगों के बीच में रहते हुए या दृष्टिबाधितों के बीच में रहते हुए मैंने किस प्रकार से उनको महसूस है। मैं सच कहता हूँ डॉक्टर सुनील थूहा मेरे सामने सबसे बड़े उदाहरण हैं। डॉक्टर सुनील थूहा को देखता हूँ जब मैं विकलांग अधिकारों के लिए लड़ते हुए, या वो बहुत सारे सेमिनार करते हैं और विकलांग अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज अभी 10-12 सालों से तो थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन उससे पहले जब हम विकलांग लोगों के प्रति समाज के लोगों के नज़रिए का अगर अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि हरियाणा के समाज की अगर देखें तो ज़्यादातर चुटकुले जो हैं वो विकलांग लोगों पर आपको दिखाई देंगे। या तो उनमें कोई लंगड़ा मिलेगा, या कोई उनमें ब्लाइंड आदमी मिलेगा, या कोई उसमें बहरा आदमी मिलेगा। बहरों पर और अंधों पर बहुत सारे चुटकुले, मतलब चुटकुलों का ऐसे ही भाग बना दिया जाता है। मतलब इनको लेकर के इतनी सेंसिटिविटी, इतना सेंसिटिव मतलब समाज के लोगों में
नहीं इतनी संवेदनशीलता उस प्रकार की मैं देख नहीं पाता। हालांकि आज परिस्थितियां बदली हैं और लोगों में काफ़ी चेतना भी आई है, लोग समझ रहे हैं और लोगों को एक तो स्वयं समझना होता है, एक जब दूसरे लोग जैसे स्वयं विकलांग जब आगे बढ़ते हैं, जब दिव्यांग या मतलब ब्लाइंड लोग या दूसरे लोग जब आगे बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, तब समाज का वर्ग उनको एक सम्मानित दृष्टि से देखना भी मतलब पसंद करने लगता है और एक मजबूरी के साथ भी मतलब उनके साथ एक मजबूरी भी जुड़ जाती है। और एजुकेशन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर सुरेश ने अपना ही उदाहरण दिया, आज वो टीचर हैं और टीचर के रूप में उनकी जितना सम्मान है, जितनी इज्जत है, वो बिल्कुल बहुत शानदार है। और डॉक्टर सुनील थुआ जी हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और ब्लाइंड लोगों के साथ में रहते हुए इतने लोगों को जॉब करते हुए देखता था, वो बड़ा सुखद अनुभव होता था, बहुत अच्छा लगता था। और मैं स्वयं की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे मेरे विचार में जब मैं ब्लाइंड लोगों के साथ रहता हूं या दूसरे अपाहिज विकलांग लोगों के साथ मेरी मित्रता है, तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि जैसी डॉक्टर साहब ने बात की, दीपक जी ने, कि एक दया की भावना विकलांग लोगों के प्रति लोग दिखाते हैं और उसी दया की भावना से हमें बचना है। वो दया की वो हमें ना दिव्यांग बनाओ, हमें सिंपल रहने दो, हमें एक मतलब जैसे आम तौर पर आम लोग होते हैं हमें वैसा ही ट्रीट करो। ये सबसे बड़ी बात है, ये मतलब कंक्लूजन है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास में सूरदास को, एक विकलांग आदमी को, एक ब्लाइंड आदमी को अपने उपन्यास का, एक वृहद उपन्यास का मुख्य नायक बनाया। और उसके बाद आज 100 साल हो चुके हैं, लगभग 100 साल हो चुके हैं रंगभूमि उपन्यास को लिखे हुए, लेकिन हिंदी साहित्य में अलग अलग विमर्श आपको दिखाई दे जाएंगे। नारी विमर्श है और दलित विमर्श है और इसके अलावा पर्यावरण विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, ये आपको और बहुतायत में आपको कविताएं मिल जाएंगी, उपन्यास मिल जाएंगे। लेकिन जब विकलांग विमर्श की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ शोध के लिए यह विमर्श छोड़ रखा है और हिंदी साहित्य जो है, खासकर हिंदी लिटरेचर जो है, वो इसके प्रति इतना सेंसिटिव, इतनी संवेदनशीलता, हालांकि बीच बीच में कुछ चीज़ें आती रहती हैं, कुछ छिटपुट कविताएं आती रहती हैं या किसी नोवेल में किसी विकलांग व्यक्ति को एक पात्र के रूप में दिखा दिया जाता है, लेकिन उस प्रकार से, जिस प्रकार से नारी विमर्श को एक आंदोलन बनाया गया या दलित विमर्श को एक आंदोलन बनाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में या समाज की चेतना को जागृत करने के लिए एक विकलांग विमर्श को आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे सेमिनार, जैसा सुनील जी ने कहा कि ऐसे ऐसे सेमिनार बड़ी महती भूमिका निभाते हैं लोगों को चेताने के लिए। और काफ़ी अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, ये तो निश्चित ही है। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, शैलेंद्र जी से भी आग्रह करता हूँ कि विकलांग विमर्श पर हम 2-4 प्रोग्राम और करें, 1-2 वेबिनार और ज़रूर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और आप सभी को नमस्कार। और मुझे बस इतनी ही बात करनी थी। जी शैलेंद्र जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं इस संदर्भ में। बहुत आभार कपिल भाई, आपने अपने ज़िंदा अनुभव भी शेयर किए और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए इसकी आशा व्यक्त करी। और डॉक्टर सुनील साहब बिल्कुल बढ़िया बात कह रहे हैं कि इस तरह के कदम यकीनी रूप से सार्थक हैं और इस तरह की सार्थक पहल ही एक कारवां बनाएगी, चाहे वो थोड़ा टाइम ले ले, पर कारवां बनेगा। कपिल जी, आपने बहुत बड़ी बात करी है कि साहित्य में आज वो आंदोलन का रूप नहीं ले सका है विकलांगता विमर्श। इस विमर्श पर बहुत खुल करके नहीं लिखा गया है। हालांकि आदरणीय मनीष सिसोदिया सर या डॉक्टर मनोज सर या दूसरे विद्वानों ने कई उपन्यास लिखे हैं, कई कविताएं भी लिखी गई हैं। अब बहुत 100 साल पहले प्रेमचंद जी ने भी विकलांग व्यक्ति के माध्यम से व्यवस्था पर चोट करी थी। राग दरबारी में भी एक अस्थि बाधित के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल जी ने व्यवस्था पर चोट करी थी, परंतु वो माध्यम कुछ दूसरी तरह के थे। खैर, दीपक भाई
आपने जो बोला सचमुच बहुत जबरदस्त बोला। और आपकी तीनों जो रचनाएं थी वो अलग अलग डायमेंशंस में थी, अलग अलग परतें दिखा गई यथार्थ की। कोई भी रचना अपनी पारिस्थितिक भूमिका भी निभाती है, अपनी परिस्थितियों की भी होती है, उस समय की भी होती है, और उस समय की रह करके आगे की बात करती है। जब हम कैमरे में कैद अपाहिज या कैमरे के सामने अपाहिज रचना को देखते हैं तो आदरणीय डॉक्टर सुनील सर, दीपक सर और कपिल भाई और दूसरे विद्वान जन इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि हम जब पत्रकारिता की एक यात्रा देखते हैं, आदरणीय भारतेंदु से लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर के पराड़कर साहब या बर्नाड शाह से लेकर के जब हम रघुवीर सहाय पर पहुंचते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक पत्रकार को दुख है, पत्रकारिता के गिरतेपन का दुख है कि ये समाज किस रूप में संवेदनाओं को अतिरिक्त लाउडनेस के साथ परोस रहा है। तो इस तरह की चीजों को इस रूप में दिखाना कि तुम्हें दुख हो रहा होगा, तुम विकलांग हो, तुम विकलांग क्यों हो, इस तरह के क्वेश्चंस सचमुच ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस से ज्यादा चुभते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो सचमुच बहुत कसैले हैं, और वो आंसर के लिए कसैले नहीं है, वो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है, और वो सचमुच जो उनकी प्रश्नात्मकता है वो कसैली है। तो दीपक जी बहुत बड़ी बात करी, और जो मिल्टन साहब की जो कविता आपने व्याख्यायित करी वो भी अपने समय की परिस्थितिक भूमिका को निभाती कविता है, और बहुत बड़ी लेवल की कविता है, बहुत अच्छी बात है। चाहे इसको हम गॉड कह लें, चाहे इसको हम प्रकृति कह लें, एक दिव्यांग साथी, एक डिफरेंटली एबल साथी ये चाहता है कि मैं अपना योगदान दूं, मैं अपनी भूमिका निभाऊं, परंतु वो उसमें एक ये अप्रोच महसूस करता है कि मैं डिसेबल हो गया हूं, अब मैं कैसे करूंगा काम। मित्रों, एक सच्ची बात कहता हूं, मैंने श्रुत लेखक के बिना दृष्टिबाधित मित्रों को रोते देखा है, रिकॉर्डिंग के अभाव में मित्रों को फेल होते देखा है। तो टेक्नोलॉजी का अभाव सचमुच बहुत दुखद था, हालांकि धीरे धीरे अब ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, परंतु उस समय की बहुत बड़ी व्याख्या करती है ये कविता। और हाथी वाली जो रचना है वो भी बहुत ही जबरदस्त रचना है, एक यथार्थ को अलग अलग परतों में परखने की बहुत बड़ी शक्ति देती है ये रचना। और यकीनी रूप से हर पाठक को ये रचना अभिधा से ज्यादा लक्षणा शब्द शक्ति में प्रतीत होती है, परंतु हमें ये बात भी समझनी होगी कि वहां एक ब्लाइंड का उदाहरण दिया गया है, यानी कि ब्लाइंड कौन, जो सबसे कम देख सके, उस प्रतीक को हम परखें कि जो सबसे कम देख सके, सबसे कम परख सके, वो प्रतीक ब्लाइंड बन गया। और आज जो ब्लाइंड है वो यानी कि चाहे विजुअली चैलेंज उसको कह दो, समाज में चैलेंज कह दिया गया कि कहीं उसको इम्पेयर्ड कह दिया गया, शब्दों ने व्याख्याएं बदल ली अपनी, विकलांग को जो है कोई जो है डिफरेंटली एबल कहता है, किसके बल पे? टेक्नोलॉजी के बल पे है, डिसेबल लोगों का जो साहस है उस साहस के बल पे। हालांकि समाज की एम्पैथी यकीनी रूप से हमारे साथ रही है, परंतु हमारा साहस भी बहुत बड़ा साहस रहा है। मैं अपने जीवन से जुड़ी दो तीन छोटी छोटी कहानियां, एक दो तीन लाइन की जिंदा अनुभव शेयर करता हूं। मैं यहाँ बहुत बड़े नाम नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि सत्य पर बहुत बड़ी बात करी थी आपने, और सत्य को जब आपने व्याख्यायित किया तो मुझे नीचे याद आ गए कि सत्य कुछ नहीं है केवल दो लोगों की सहमति के अलावा। तो सत्य का जिस रूप में आपने वर्णन किया सचमुच बहुत जबरदस्त था दीपक सर, परंतु मैं अपनी दो तीन जिंदा कहानियां सुनाना चाहूंगा। एक बार मैं बहुत छोटा था और मेरे पास से एक दौड़ता हुआ बैल गुजर गया, तो मेरी मम्मी ने कहा कि भाई पहले बता तो देते, ये तो वो हरियाणवी में बोले कि बता तो देंदा, मेरा तो छोरा अभी अंधा है, दिखे को नहीं इसने तो यो जे इसका लाग जेर तो उन्होंने एक बात कही थी कि क्या हो गया लग जाती, तो अंधा था। जब मैं घर जाता था स्कूल से तो मेरे दादा के भाई लोग एक बात कहते थे कि अंधा आ रहा है, मतलब ब्लाइंड व्यक्ति आया है। परंतु जब मैं नौकरी लगने बाद जब गया, अब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मास्टर जी आए हैं, शैलेंद्र मास्टर जी आया है, शैलेंद्र मास्टर आया है, शैलेंद्र मास्टर आया है। तो इस तरह की बातें जब मैं छोटा था तो लेडीजें कहती थी मेरी मम्मी को कि इसके तो एक ही है, हालांकि दो भाई हैं, वो लेडीजें कहती थी कि इसके तो एक ही है, दूसरा तो ब्लाइंड है। यानी कि ब्लाइंड को व्यक्ति मानने से भी इनकार कर देना,
हालांकि वो कोई जलन भावना से नहीं थी, वो परंपरा की वाहिकाएं थी, वो महिलाएं परंपरा को ढो रही थी या परंपराओं को जी रही थी। परंतु वो क्या अंत है उस बात का कि इसका तो एक के है, यानी कि ये ब्लाइंड जो है ये तो आदमी ही नहीं है। परंतु जब मैं नौकरी लगा, हम आगे बढ़े, पढ़ाई करी, खूब बढ़िया पढ़ाई करी और आज हिंदी व्याख्याता हो गया, तब मैं कई बार सुनता हूं उन्हीं महिलाओं के मुख से कि ईसा तो एक के बोत। तो इस तरह का साहस, इस तरह का संघर्ष विकलांग व्यक्ति को खुद जीना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। एक बार हम 6-7 ब्लाइंड साथी कहीं घूमने जा रहे थे, तो एक सामने से आते व्यक्ति ने हमसे कहा, रे भाई तुम किसने खोल दिए। ये बात हमारे हृदय में आज तक गड़ी हुई है मित्रों। आदमी न मानने की होड़ कितने बड़े लेवल पे है, सुपीरियर और इंफीरियर की जो ये भावना है ये कितने बड़े लेवल पे है। मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था कि मैं हवाओं ने सहेजा, बादलों में पला, मुझे दरिया ना बनाओ, मैं कतरा ही भला। हम कतरा ही बने रहे, हम आम आदमी ही बने रहे, हम साधारण जीवन जी पाए, आप लोगों की एम्पैथी, समाज की एम्पैथी हमें मिल पाए। हमें इस तरह की अपेक्षाएं हैं समाज से। और आप सब वक्ताओं ने बहुत जबरदस्त बोला है, कहे हुए को मैं फिर नहीं कहना चाहूंगा, परंतु ये बात जरूर कहता हूं साथ जोड़ करके कि जो इस तरह के कार्यक्रम है, इस तरह की जो विचारधारा है, इसका बड़ा रूप हमारे सामने आना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे जैसे बात समाज तक पहुंच रही है, तो इस तरह के जो विमर्श हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जो है किन्नर विमर्श के साथ भी ये विमर्श जुड़ा है, और जो इस विमर्श का दलित विमर्श के साथ जुड़ना भी कई रचनाओं में सार्थक हुआ है। तो हम इसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य में भी इसके प्रति संवेदनशीलता और बढ़ेगी। और मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने इतना अच्छा अपना समय हमारे लिए निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और इतना अच्छा बोला। अब मैं जो दूसरे मित्र जो जुड़े हैं उन सबको भी आमंत्रित करता हूं, उनमें से कोई बात अपनी कहना चाहे या कोई मुख्य वक्ताओं से, हमारे वक्ताओं से, दिव्यांग डिफरेंटली एबल्स मित्रों से क्वेश्चंस करना चाहें, पूछना चाहें, कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहें, तो उनका भी स्वागत है। मैं प्रोफेसर आरुणि शर्मा, लखनऊ से। जी सर। मैं सिर्फ इतनी सी बात थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये तो हम चाहते हैं कि हमें लोग जो है एक इंसान के तौर पर ही देखें, लेकिन कहीं ना कहीं क्या समस्या ये नहीं है कि हम खुद अपने आप को क्या इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और क्या हमने अपनी डिसेबिलिटी को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा के अपने लिए और दूसरों के लिए रख दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है? आप किन से प्रश्न कर रहे हैं सर? हमारे वक्ताओं में से कौन आपका आंसर करें? जी, मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। जी दीपक जी। जी, बड़ा सही बात उन्होंने एक बात उठाई है कि कई बार हम खुद भी विकलांगता को अभिशाप समझते हैं, हम खुद ही विकलांगता को एक बहुत बड़ी बाधा समझ लेते हैं, और उसके कारण जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं उनके सामने भी कई बार हम कहीं ना कहीं दया के पात्र खुद भी दिखा देते हैं, और ये देखी हुई बात है। तो हमें लगता है कि इससे थोड़ा जो तात्कालिक लाभ के लिए कई बार ऐसा होता है, पर कई बार एक दूसरा कारण होता है कि हमारे मन मस्तिष्क में ये विकलांगता रूपी जो दीवार है वो इतना बड़ा कर दिया गया है। वो किसके कारण? तो संस्कृति, भाषा, साहित्य और आसपास की जो अवधारणाएं हैं, कहावतें हैं, समाज है, लोगों की बातें हैं, उसके कारण हम अपने आप को विकलांगता से हट के देख ही नहीं पाते। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, एक सामाजिक कारण भी है, इसके पीछे सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेवार है। पर उससे ज्यादा अगर हम पढ़े लिखे हो करके भी, अगर हम समझदार हैं, हम शिक्षित हैं, फिर भी दया के पात्र दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है। हमें सामाजिक, ये सांस्कृतिक अवधारणाओं से ऊपर उठना होगा और एक नया डिस्कोर्स खड़ा करना है, जो कि हम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो कि काउंटर नैरेटिव जो खड़े करके देंगे कथानक, वही टूटेगा कि हम केवल विकलांग नहीं है, हम विकलांग एक हमारी अस्मिता है, उसके अलावा हम शिक्षक भी हैं, हम श्रोता भी हैं, हम पाठक भी हैं, हम चिंतक भी हैं,
हमारे बहुत सारे आयाम हैं, हमारे बहुत सारी भूमिकाएं। तो निश्चित रूप से हम समाज के ही अंग हैं, लेकिन समाज को बदलना भी हमें को है। तो हम समाज से जो अच्छे लोग हैं और अच्छी शिक्षाएं उसको लेके विकलांगता विमर्श को आगे बढ़ा सकते हैं और काउंटर नेरेटिव बना सकते हैं। हाँ, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जी सर, स्वागत है। अगर इजाजत हो तो। जी सर, स्वागत है। मुझे एक्चुअली लगभग 20-22 साल हो चुके हैं एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाते हुए, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का कॉलेज है, जहां पर स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, कास्टिज्म है, और डिसेबिलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो डिस्कोर्स में कहीं है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इन 20-22 सालों में मेरा अनुभव ये रहा कि मैं अपने काम को जितना मैं अच्छे से तरीके से कर सकता था मैंने किया और कर रहा हूं। और यह है कि मैं अपने रिसोर्सेज मैंने जुटा रखे हैं, और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहता, कॉलेज में एटलीस्ट। अच्छा, फिर मैं अपने काम में और अपने शौक जो मेरे हॉबीज हैं उसमें मैं व्यस्त रहता हूँ। तो ये मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की। पहले तो लोग जो है ना इस बात पर कोई मतलब तवज्जो ही नहीं देते थे कि भाई है होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि लोगों को ये थोड़ी सी जानने की उत्सुकता हुई। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कमेंट है मेरे बारे में कि भाई ये जो है पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं, हमको तो ये समझ में आता आखिर इनके पास प्रसन्नता की ऐसी वजह कौन सी है। तो मतलब है, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको मैं ये नहीं कहता कि मैं अभी भी यही मानता हूँ कि कॉलेज में मेरे को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बच्चों के बीच, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच और जो हमारे क्लोज कोलीग्स हैं उनके बीच मैं जानता हूँ कि क्या मेरी रेपुटेशन है या क्या है। तो मतलब वही है कि थोड़ा सा अपना जो डिसेबिलिटी है उसको एक तरफ रख के अपना जो एक नेचुरल सेल्फ है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कैपेबिलिटी हमारी, या जैसे दीपक भाई बहुत बढ़िया पोएट्री करते हैं, और इसी तरीके से सबके कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो हम डिसेबिलिटी को छोड़ के उसको अगर आगे बढ़ाएं, या हम परवाह ही ना करें समाज की, कुछ हद तक हमें ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करने से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से वो जब हम कर पाएंगे तब हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। जी सर। और कोई साथी हमारा जो अपनी बात कहना चाहें या अपना प्रश्न करना चाहें? शायद कोई और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आदरणीय वक्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण अपने टाइम में से टाइम निकाल करके इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने का प्रयास किया। और हम ये इस बात के लिए अपेक्षित हैं कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहेंगे, और इस तरह के कार्यक्रम विकलांगता को अभिशाप ना समझा जाए, विकलांगता को कम और कमतम ना हाँका जाए, इसकी वकालत करेंगे, इस बात को कहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें एम्पैथी की ज़रूरत है समाज की, परंतु हम किसी पर निर्भर नहीं है। डिफरेंटली एबल हैं हम, ना हम दिव्यांग हैं और ना ही हम बेचारे हैं। ना हमें दिव्य समझो, ना हमें बेचारा समझो। भाई दीपक जी आपका बहुत बहुत आभार, भाई सुनील जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और आदरणीय सुरेश सर आपका भी बहुत आभार। कपिल जी आपका जो आयोजन संयोजन है बहुत सुंदर है। और मित्रों, ऐसे सार्थक आयोजन के लिए, ऐसे सार्थक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा एकदम पूर्ण करने के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी आयोजकों को, बाकी वक्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलेंद्र सर आपको विशेष रूप से साधुवाद। आपने बहुत अच्छा संयोजन किया, संचालन किया, और अंत में आपके विचार भी बड़े सार्थक थे। तो जी सर। धन्यवाद बुलाने के लिए। हाँ जी जी कपिल जी जी मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप चूंकि जुड़े हुए हैं, और सिर्फ 1 मिनट की रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ये आज हमने वेबिनार किया,
उसी प्रकार से हम लगातार पिछले कई दिनों से वेबिनार कर रहे हैं और ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर और ज़्यादातर साहित्यिक मतलब विमर्शों पर हम बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप साहित्यिक रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब ऐसे ही वेबिनार फिर से करने के लिए, तो आप जुड़े हमसे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप आगे भी हमारे कार्यक्रमों में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बड़ा लोकतांत्रिक सा मतलब चीज़ें रहती हैं वेबिनार में, सभी को बोलने का मौका मिलता है, चाहे मुख्य वक्ता कोई हो या मुख्य वक्ता जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, मतलब हम सभी को मतलब मौका देते हैं, चाहे हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का चला जाए, हमें इससे कोई मतलब। और जब हम कोई टॉपिक पर जिस टॉपिक पर हमको बातचीत करनी होती है, हम उसको भी बिल्कुल साझा करके और जो चीज़ें होती हैं उनको सबको अवेलेबल करवा के हम कार्यक्रम करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें हम सारी बातें रखते हैं। तो आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह शैलेंद्र के पास, दीपक जी आप अगर जुड़ने की इच्छुक हैं या आपके स्टूडेंट कोई भी साहित्यिक रूप से इस प्रकार के वेबिनारों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बस यही मैं आखिर में कहना चाहता था। नमस्कार आप सबको। जी जी बिल्कुल। जी कपिल जी, बिल्कुल स्वागत योग्य बात कही है आपने। और आदरणीय प्रोफेसर साहब, जो लखनऊ से सर जुड़े थे, आपके विचार भी यकीनी रूप से बहुत बढ़िया थे। अपने आप को कम ना मानना और कम एकदम बेचारा टाइप का ना दिखाना, खुश मिजाज रहना और उस चीज़ को इग्नोर करना। जी जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रोग्राम करने के लिए। जी जी सर, जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय सर को भी नमस्कार।